स्वागत है दोस्तों आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां और इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की दो गतियां होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति के वजह से क्या होता है, परिक्रमण गति से के वजह से क्या होता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे विषुव क्या होता है, उत्तरी अयनांत क्या होता है, दक्षिणी अयनांत क्या होता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे घूर्णन गति के वजह से क्या होता है और परिक्रमण गति के वजह से क्या होता है। दिन और रात बड़ा छोटा कैसे हो जाता है, ऋतु परिवर्तन कैसे हो जाता है, फिर कहाँ कौन से क्षेत्र पृथ्वी पर हैं जहाँ पर कि 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं घूर्णन गति। देखिए घूर्णन गति जानने से पहले और परिक्रमण गति जानने से पहले हम लोग दो चीज़ जानेंगे इसमें कि अक्ष और कक्ष क्या होता है। अक्ष और कक्ष क्या होता है कि आप ये पृथ्वी को देख रहे हैं, पृथ्वी के बीचों बीच एक कील जो देख रहे हैं हम, इसको कहते हैं अक्ष, इसको कहते हैं अक्ष। और ये जैसे कि मान लिया जाए ये अक्ष है, इसमें पूरा पृथ्वी लपेटा हुआ है, जब घुमाएंगे तो क्या होगा, घूमेगा। जैसे कि लट्टू वगैरह को घुमाते हैं तो लट्टू एक कांटी पर टिका हुआ है, तो बीचों बीच जो आर पार है उसको कहते हैं हम लोग अक्ष। इसको याद रखिएगा ताकि समझ पाए आप। अक्ष और कक्ष क्या होता है कि पृथ्वी अपने जिस पथ पर गति कर रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है पृथ्वी, उस रास्ते को कहते हैं हम लोग, उस रास्ते को हम लोग कहते हैं कक्ष। तो दो बातें हैं, एक कक्ष। तो पृथ्वी दो तरह से गति करती है, पृथ्वी दो तरह से गति करती है। एक अपने अक्ष पर भी घूमती है और ये दूसरा अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। यानी लट्टू आप देख रहे हैं जैसे कि पृथ्वी जो है अपने जगह पर इस तरह से घूम रही है, तो इसको कहते हैं हम लोग घूर्णन, इसको कहते हैं हम लोग घूर्णन। और पृथ्वी इस तरह घूमते हुए भी, इस तरह घूमते हुए भी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो इसको कहते हैं हम लोग परिक्रमण। तो अब देखिए ये क्या होता है, घूर्णन के वजह से क्या होता है कि अब देख रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है घूर्णन अपना पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसको पश्चिम, इधर पश्चिम होता है और इधर पूर्व होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे बस है, ट्रेन है, उसमें हम लोग बैठते हैं तो बाहर जब खिड़की से झांकते हैं तो देखते हैं कि पेड़ पौधे हो, मकान हो, कोई आदमी खड़ा हो, कुछ भी हो, वो लग रहा है कि पीछे जा रहा है, बल्कि वो पीछे नहीं जा रहा है, हम आगे जाते हैं। उसी तरह सूर्य अपने जगह पर स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है, यानी ये घूर्णन कर रही है। घूर्णन करने की वजह से लग रहा है क्या कि सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, यानी पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना ही, घूमने के वजह से ही सूर्य का उदय पूर्व में होता है। अब हम लोग देखेंगे यानी घूर्णन गति क्या हो गया कि अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना हो गया ये। और परिक्रमण क्या हो गया कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, ये आपका परिक्रमण हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये परिक्रमण के वजह से क्या होता है और घूर्णन के वजह से क्या होता है। यानी घूर्णन के वजह से क्या होता है कि दिन और रात होता है, दिन और रात होता है, इसको दिन और रात होना, यानी घूर्णन पृथ्वी कर रही है तो दिन और रात होता है। एक चीज और यहाँ पर जान लें हम लोग कि ये जो घूर्णन करती है, कि मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है और आप जो देख रहे हैं ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर उतनी उसी क्षेत्र में पड़ता है जो फेस पृथ्वी का सूर्य के सामने होता है। ये सूर्य है, सूर्य के सामने इतने भाग पर प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रदीप्त वृत्त, इसको कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। और ये प्रदीप्त वृत्त में बदलाव होते रहता है जब ये घूर्णन करता है। अभी यहाँ प्रकाश हो रहा है, घूम गया तो प्रकाश वाला भाग अंधेरे में चला गया तो वो रात हो गया, फिर रात वाला उजाला में आता है, सूर्य के प्रकाश में आता है, तो फिर वो प्रदीप्त वृत्त बनता है, प्रदीप्त वृत्त। तो
अब ये घूर्णन के वजह से क्या हो गया कि पहली बात हो गई दिन और रात का होना। दूसरी बात है इसमें कि पवन तथा समुद्री धाराएं, पवन तथा समुद्री धाराएं विक्षेपित होना, यानी जो हवा चलती है। अब ये घूर्णन के वजह से हवा मान लिया जाए चल रही है पूरब की ओर, तो ये पृथ्वी पर ये हवा चल रही है, तो हवा जब ये पृथ्वी घूम रही है तो ये अपने दिशा को क्या कर देती है, अपने दिशा से थोड़ा मुड़ जाती है। मेन वजह है क्या, घूर्णन के वजह से। तीसरी बात है इसमें ज्वार भाटा में परिवर्तन। ज्वार भाटा यानी समुद्र जो है, जहाँ पानी वाला भाग है हमारे पृथ्वी पर, महासागर वगैरह, तो वहाँ पर ज्वार भाटा आते रहता है, इसी घूर्णन के वजह से ज्वार भाटा में परिवर्तन। और चौथी बात है इसमें ध्रुवों पर चपटी होना। हम लोग यहाँ सुविधा के हिसाब से क्या किए हैं, पृथ्वी को गोल बना दिए हैं, लेकिन वास्तव में ये जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर थोड़ा सा चपटा है। और पृथ्वी का जो चपटा हुआ ध्रुव है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, भूभाग। इसको कहते हैं चपटी होना, इस चपटी होना को कहते हैं भूभाग। यानी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का ध्रुव जो है थोड़ा चपटा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भूभाग कहते हैं। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। ये एनसीईआरटी वाली बात आपको बता रहे हैं, पृथ्वी के समान। अब देखिए ये घूर्णन जो हुआ, घूर्णन यानी पृथ्वी, ये देख रहे हैं कि ये पृथ्वी है और ये घूर्णन करेगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी अपने जगह पर, यानी एक चक्कर लगाने में, एक घूर्णन करने में, पृथ्वी को एक घूर्णन करने में 24 घंटा का समय लगता है। यदि एक्यूरेट बात करें तो 23 घंटा 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड का समय लगता है। 4 सेकंड का समय लगता है, यानी एक चक्कर पृथ्वी, एक घूर्णन अपने जगह पर अक्ष पर कर लेती है पृथ्वी, तो उसको समय लगता है 23 घंटा 56 मिनट, यानी लगभग में हम लोग मान लेते हैं कि 24 घंटा का समय लगता है। तो 24 घंटे का दिन और रात होता है। लेकिन हम लोग नोटिस करते हैं क्या कि कभी दिन बड़ा हो जाता है, यानी 12 घंटे के बजाय 13 घंटा का हो जाता है, 13.5 घंटा का हो जाता है, 14 घंटा का हो जाता है दिन, फिर रात 10 घंटा का ही होता है। तो इसको देखेंगे कि ये परिक्रमण के वजह से होता है। दूसरी गति है परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करता है। आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी है और ये सूर्य के चारों तरफ जो है ये चक्कर लगा रही है पृथ्वी। इसी को कहते हैं हम लोग परिक्रमण गति। और ये परिक्रमण करने के वजह से क्या होता है ये बताएंगे। पहले परिक्रमण जो करता है, इसको परिक्रमण करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे का समय लगता है। यानी पृथ्वी यदि यहाँ से परिक्रमण करना शुरू करे, करते सूर्य के चारों तरफ, ये सन है, देख रहे हैं, ये सन के चारों तरफ घूमते घूमते फिर से यहाँ पर आ जाए तो इसको कुल समय लगता है 365 दिन 6 घंटे। तो सामान्य वर्षों में हम लोग देखते हैं क्या कि फरवरी में 28 दिन होता है, यानी कुल मिलाकर 365 दिन का ही हम लोग काउंटिंग करते हैं। लेकिन ये 6 घंटे को छोड़ देते हैं, 6 घंटे को छोड़ देते हैं। तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 बार जब जोड़ते हैं तो चौथे साल में ये 24 घंटा का हो जाता है। इसलिए जो चौथा साल होता है, चौथा साल में साल जो होता है 366 दिन का होता है। और इस एक दिन को हम लोग फरवरी में 29 तारीख कर देते हैं, 29 फरवरी। तो 29वां महीना कर देते हैं हम लोग। तो इसी को जोड़ते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग लीप ईयर। इसको कहते हैं लीप
ईयर। तो लीप ईयर में 366 दिन होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है। और ये 6 घंटा को जब छोड़ते हुए बनाते हैं तो लीप ईयर को हम कैसे पहचान सकते हैं? कोई सन ईस्वी है, यानी 2000, अभी 2000 है, अभी चल रहा है 2022 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट कट जाएगा, तो ये लीप ईयर होगा। नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ये कट गया, उतरा 2 0, फिर उतरा 4 5 6 20। ये पूरी तरह से नहीं कटा, ये पूरी तरह से नहीं कटा, तो यानी 2022 हमारा लीप ईयर नहीं है। यानी 2022 में हमारा फरवरी का महीना 29 दिन का नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि परिक्रमण के वजह से क्या होता है। ये तो गया घूर्णन। परिक्रमण के वजह से क्या होता है? परिक्रमण के वजह से पहला तो ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है, क्यों होता है ये भी बताएंगे, किस तरह से होता है ऋतु परिवर्तन। और हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए कि गर्मी का दिन है, गर्मी के बाद बरसात आता है, बरसात के बाद फिर ठंडी आती है, ठंडी के बाद फिर बसंत ऋतु आता है। तो ये ऋतु परिवर्तन ये परिक्रमण के वजह से ही होता है, परिक्रमण के वजह से ही होता है, इसको याद रखेंगे। दूसरी बात इसमें है कि ऋतुओं में दिन तथा रात का बड़ा छोटा होना, दिन तथा रात का बड़ा छोटा होना, यानी परिक्रमण कर रहा है तभी पृथ्वी पर कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात छोटी हो जाती है, कभी रात बड़ी हो जाती है, तो कभी रात छोटी हो जाती है। तो ये परिक्रमण के वजह से ही होता है। तीसरी बात है इसमें कि सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती है, उस किरण को पड़ने की स्थिति में बदलाव होता है। यानी कभी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी पर, कभी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। हम लोग नोटिस करते हैं कि कभी देखते हैं क्या, जब गर्मी का दिन रहता है तो सूर्य जो है हमारे ठीक सिर के ऊपर से गुजरता है, यानी सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। और अभी जैसे ठंडा का दिन है, तो जब ठंडे का दिन में क्या होता है कि सूर्य एकदम दूर से जाता है, यानी तिरछी किरणें पड़ती है। तो ये वजह क्या है? परिक्रमण के वजह से सूर्य की किरणें तिरछी या सीधी पड़ती है, तिरछी या सीधी पड़ती है। अब देखिए ये जब चक्कर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है, तो इस स्थिति में क्या क्या कंडीशन होता है, इसको थोड़ा सा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो लंब है अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है, और ये देख रहे हैं कि हम सीधा नहीं बनाए बल्कि झुका हुआ है। तो ये अक्ष है इसका, ये इसका अक्ष है। और यदि हम लोग पृथ्वी को 2 भाग में करें तो यहाँ पर लंब खींच दें, तो ये लंब से ये कोण कितना बनाती है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। दूसरी स्थिति कि ये अपने कक्षातल, इसको कहते हैं हम लोग कक्षातल, इसको कक्षातल, तो कक्षातल से ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये कई बार पूछा हुआ है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षातल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यदि ऐसा पूछ दे कि पृथ्वी का अक्ष अपने लंब से कितनी झुकी हुई है, तब 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब इस स्थिति में क्या होता है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए ये पृथ्वी है, मान लिया जाए हम लोग जो रहते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में है, और ये कर्क रेखा है, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, ये वाला मकर रेखा। तो अब इसको ध्यान में रखकर देखिएगा कि 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है तो इस स्थिति में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी। अब इसी तिथि को क्या होता है, 21 जून को इसका जस्ट उल्टा दक्षिण में क्या होता है,
दक्षिण में हो जाता है क्या कि दिन छोटा और रात बड़ी। अब जब 21 जून को कर्क रेखा जो हमारे देश से गुजरती है, लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, और 21 जून का समय भी थोड़ा सा गौर करें तो पूरा गर्मी रहता है। उस गर्मी में क्या होता है कि कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने के वजह से पूरा गर्मी रहता है। तो यहाँ पर ऋतु क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी का मौसम। और यहाँ पर जब दिन ही छोटा हो रहा है, तो दिन छोटा दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को हो रहा है, तो यहाँ पर शरद ऋतु, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरद ऋतु। अब देखिए ये एक कंडीशन हो गया। ये पृथ्वी हम लोग जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये भी चलता है, तो ये घूमते 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 21 जून, हम लोग 3 महीना जाएंगे, इसको बाद में समझेंगे। 21 जून से लेकर सीधे पक्का एकदम 6 मंथ बाद जाएंगे। जून है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 21 जून के बाद 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है कि यहाँ पर ये 6 महीने के बाद स्थिति 21 जून के स्थिति से 22 दिसंबर की स्थिति में एकदम जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ उत्तरी गोलार्ध हो गया, तो उत्तर में क्या होता है कि यहाँ पर, वहाँ पर देख रहे हैं कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी। अब देखिए मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति हो जाएगा, दक्षिण में इस स्थिति में क्या होगा कि दक्षिण में दिन बड़ा और रात छोटी, दिन जब बड़ा हो जाएगा तो अब देख रहे हैं कि इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में क्या था कि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। अब उत्तरी गोलार्ध में जाए तो उत्तरी गोलार्ध का जस्ट उल्टा हो जाएगा, सूर्य की किरणें तो मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन छोटा रात बड़ी। जब रात बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, शरद ऋतु हो जाएगा। यानी जब सूर्य जो है, ये पृथ्वी जो है सूर्य का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकी हो तो उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी अयनांत, उसको क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत। और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के तरफ झुकी हुई हो तो इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी अयनांत। इस स्थिति में कहते हैं दक्षिणी अयनांत। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि उत्तरी अयनांत क्या है और दक्षिणी अयनांत क्या है। तो चूंकि उत्तरी अयनांत जब होता है तो उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी भाग में दिन बड़ा, उत्तरी भाग में जो है रात छोटी, तो इस तरह उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत। अब चलिए ये 21 जून से हम लोग जब ये पृथ्वी जब घूमते ठीक पृथ्वी के लंबवत पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, यानी 23 सितंबर को। जून के बाद 3 महीना चलेंगे, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 23 सितंबर को क्या होता है कि यहाँ सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। यानी विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़े तो उसको कहते हैं हम लोग विषुव, उसको कहेंगे विषुव। इसके ठीक 6 महीने बाद यानी 21 मार्च को यहाँ भी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा पर। यानी सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़े किसी भी स्थिति में तो उसको कहेंगे हम लोग विषुव। और विषुव, अब थोड़ा सा सोचिए कि 23 सितंबर का दिन क्या होगा कि धीरे धीरे ठंडा आएगा। अब यहाँ से यदि हम लोग देखें कि नीचे चले तो 21 मार्च को क्या होता है कि यहाँ से थोड़ा सा ये पृथ्वी इधर बढ़ेगी तो गर्मी, 21 मार्च को गर्मी आएगा, गर्मी बढ़ते यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा शरद ऋतु था उत्तरी गोलार्ध में, धीरे धीरे शरद ऋतु कम हो रहा है तो बसंत आ रहा है, तो इसी को कहते हैं हम लोग बसंत विषुव। इसको कहेंगे हम लोग बसंत विषुव जो विषुव था, और इसको कहेंगे हम लोग शरद विषुव, इसको कहेंगे हम लोग शरद विषुव। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे रहता है क्या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 21 दिन को। इसी को पूछ दो उल्टा के कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को। अब कहेगा, अब इस स्थिति में क्या होता है
कि जब विषुव होता है तो विषुव में दिन और रात बड़ा छोटा नहीं होता। इस स्थिति में दिन बराबर रात, यहाँ भी दिन बराबर रात। यानी जब विषुव का दिन होता है 21 मार्च 23 सितंबर को, क्वेश्चन पूछ दे कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर किस तिथि को सीधी पड़ती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर किस तिथि पर होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक कॉलम के द्वारा आपको हम और समझाएं इसको अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ 21 जून है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी का दिन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट उल्टा हो जाएगा, शीत ऋतु। अब उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा, दिन बड़ा रात छोटी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 21 जून को छोटा दिन और बड़ी रात। आप इस कॉलम को चाहें तो लिख सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 21 जून को गर्मी का दिन होगा। अब 22 दिसंबर को क्या होगा कि 22 दिसंबर को जानते हैं कि हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 22 दिसंबर को, तो इसलिए हमारा उत्तरी गोलार्ध में मौसम कैसा हो जाएगा, शीत ऋतु का, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का। अब देखिए कि 22 दिसंबर बड़ा दिन यानी क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर हम लोग के तरफ देख रहे हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, और वही दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ गर्मी हो रहा है, तो वो क्रिसमस तो मनाएगा 25 दिसंबर को ही। तो इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो देश होते हैं वहाँ पर क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। इसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। यहाँ से क्वेश्चन ये कई बार पूछा भी गया है, रेलवे हो चाहे एसएससी वगैरह में हो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सभी देश में क्या है कि गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। और यहाँ पर 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव और दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव और बसंत विषुव। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो नए लोग हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, क्या कुछ बदल सकते हैं, क्या अच्छा लगा कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।